गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 1 मार्च 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। देखिए आज आपको लग रहा होगा देखने में कि नंबर ऑफ टॉपिक कम है, लेकिन आज के जो टॉपिक है ना दोस्तों, इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कुछ टॉपिक हम लोग आज नए करने वाले हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किए थे। चलिए एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो सबसे पहला रहेगा 1936 में पास किया हुआ मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन। ये मॉन्ट्रियाक्स कन्वेंशन क्या है, इस समय यूक्रेन के अंदर जो इशू चल रहा है उससे ये किस तरह से रिलेटेड है, टर्की का इसमें क्या रोल है। एक्चुअली टर्की ही यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो अभी तक यूक्रेन वाले इशू में हम लोगों ने टर्की का रोल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, नहीं बहुत ज़्यादा सुना था, लेकिन पहली बार आप यहाँ पे टर्की का रोल भी सुनोगे। थोड़ी सी हम यहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशंस भी करने वाले हैं, क्योंकि आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में रिलेटेड लोकेशंस भी पूछी जाती हैं। थोड़ा सा एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पे लोकेशंस को याद करने का, तो ये टॉपिक आप जरूर देखें। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो आता है वेट बल्ब टेम्परेचर एंड आईपीसीसी रिपोर्ट। देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर ये भी हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, तो कंप्लीटली हमारे लिए नया है। आईपीसीसी तो कह रहे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो काफ़ी पुराना टॉपिक है, लेकिन आज हम लोग बताऊंगा आपको मैं वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में और आईपीसीसी की रिपोर्ट में हमारी कंट्री के बारे में क्या कहा गया है। सिर्फ कंट्री के बारे में ही नहीं, कुछ स्पेशल सिटीज़ के बारे में क्या कहा गया है, स्पेशली लखनऊ, ये भी हम लोग जानेंगे इस सेंस में। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, नया रहेगा। इन्वेजिव स्पीसीज अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में भी नहीं पढ़ा है अपनी एनालिसिस में, क्योंकि ये हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी का ना बिल्कुल बेसिक पार्ट में आता है। लेकिन पहली बार हम लोग यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया है तमिलनाडु की सरकार को, उसके बारे में ये है। देखिए जो जो हिंदू न्यूज़पेपर है दिल्ली एडिशन में, वहाँ पे आपको आर्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन जो तमिलनाडु वाला चेन्नई वाला जो एडिशन है वहाँ पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा। तो अब मैं इसको आपको यहीं का बता दूंगा, तो उसको जानने की आपको ज़रूरत है नहीं। रिपोर्ट साइबर क्राइम्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो है साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, चाहे भैया वो प्राइवेट फर्म हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। ठीक है, तो उसके बारे में ही आर्टिकल है कि ये जो कंपनीज हैं, अगर इनके ऊपर साइबर अटैक होता है तो अपने ये क्यों नहीं बताती हैं कि भैया हमारे पर साइबर अटैक हो गया है, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो इनको हम लोग ले सकते हैं, इंडिया में जो है कौन कौन सी जो चीज़ें हम लोगों ने की गई हैं और क्या उनका सॉल्यूशन हो सकता है, ये पढ़ेंगे हम आज के इस छोटे से एडिटोरियल सेक्शन में। अगला जो एडिटोरियल सेक्शन है वो है यूक्रेन सिचुएशन एंड इंडिया। देखिए इसे लिखा गया है सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा, है नहीं, आप लोग सभी इनको जानते हो। तो उनकी थॉट हम लोग जानेंगे कि इस पूरे मामले में उनकी थॉट क्या है, इंडिया ने यहाँ पे जो स्टेप लिया है वो क्यों लिया है, और इंडिया फ्यूचर में कौन कौन से स्टेप यहाँ पे ले सकता है, उसके बारे में जानेंगे थ्रू द आईज ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी जी। कुछ एडिशनल आर्टिकल हमारे पास हैं, उसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा तो ये थोड़ा सा देखिए, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है ना, आप क्लियरली देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या कह रहा था, फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप। किसने कहा, यूनाइटेड नेशन के चीफ ने कहा। वैसे तो वही आजकल यूनाइटेड नेशन को कोई सुन नहीं रहा है ना। अगर यूनाइटेड नेशन की इतनी ही सुनी जाती तो ना तो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक होता, ना ही इराक के ऊपर होता, है ना ही लीबिया के ऊपर होता, और भैया ना ही अभी यूएसए के ऊपर होता। तो दूर से देखने से ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन जो संस्था है वो पूरी तरह से इररेलेवेंट हो चुकी है, कोई बेचारे इसकी सुनता तो नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। जब आप थोड़ा सा डिटेल में जाओगे ना, थोड़ा सा सरफेस के नीचे देखोगे, तो आपको लगेगा कि यूनाइटेड नेशन एक्चुअली बहुत बड़ी संस्था है। देखिए 1945 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उससे पहले 1918 में, ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, और उससे पहले तो कॉलोनाइजेशन था ही। तो 1945 से लेके आप ये समझ लीजिए कि 2022 तक, अभी तक दुनिया में कोई फुल फ्लैज बहुत लार्ज स्केल पे वॉर नहीं हुआ है, खासकर मेजर पावर्स के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ कुछ छोटे मोटे क्राइसिस हुए हैं, लेकिन वो लोकल क्राइसिस हैं। कोई लीबिया में हो गया, इराक में हो गया, ईरान में हो गया, थोड़ा बहुत कोरिया में हो गया, लोकल क्राइसिस हैं वो।
बहुत लार्ज स्केल पे क्राइसिस नहीं आया है। तो आप इसी से इसकी इंपॉर्टेंस जान सकते हो। तो आप ये देख सकते हो लगभग पिछले 70 सालों में, 70 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, दुनिया में मोर और लेस जो है वो शांति का माहौल है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में देखिए बहुत ज़्यादा समय था नहीं, इससे पहले तो वॉर चल ही रहे थे, है ना, कॉलोनाइजेशन के समय में वो सब, उससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस के वॉर चल रहे थे, उससे पहले वो टर्की और वो ग्रीस, मतलब हमेशा से दुनिया में लड़ाई झगड़े चलते ही रहे हैं सुपर पावर्स के बीच में। लेकिन ये पहली बार ऐसा पीरियड आया है 70 सालों का जिसमें सुपर पावर डायरेक्टली एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट में नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा शांति है। अगर आप दोस्तों पिछले 70 सालों का रिकॉर्ड देखो ना, ट्रैफिक एक्सीडेंट से लोग ज़्यादा मरे हैं रादर देन द कन्फ्लिक्ट्स। शुगर खाने से लोग ज्यादा मरते हैं आजकल, पता है आपको? शुगर से आजकल ज्यादा लोग मरते हैं, ओवर ईटिंग से आजकल ज्यादा लोग मर रहे हैं, सुसाइड से लोग ज्यादा मर रहे हैं रादर देन द कन्फ्लिक्ट। तो ये शांति का माहौल तो है, और इसमें बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है एक्चुअली वो यूनाइटेड नेशन का ही है। तो ये कहना कि पूरी तरह से इररिलेवेंट है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बहुत रेलिवेंट है, इसलिए आज भी लोग इसको मानते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में तो इंडिया अब्सटेन हो गया था जब हम लोगों ने यूक्रेन के फेवर में वोट नहीं किया था। अब्सटेन, अब्सटेन का मतलब होता है अब्सेंट, मतलब भैया हम लोगों ने किसी के भी फेवर में और किसी के भी अपोजिशन में वोट नहीं किया था। लेकिन अभी वोट होगा कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे भी इंडिया जो है वो अब्सटेन करने वाला है। तो यूनाइटेड नेशन के जो भैया सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या नाम है उनका, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, इन्होंने कहा एनफ इज एनफ, मतलब बहुत हो गया, अभी जो है पानी आपके सर से ऊपर जा चुका है। क्योंकि रशिया के जो अभी मिस्टर पुतिन है ना, मिस्टर पुतिन ने क्या किया पता है आपको? उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी अलर्ट पे रख दिया। इसका मतलब न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके बारे में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कहा गया कि मेयर आइडिया ऑफ न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट इज सिंपली अनकंसीवेबल। अनकंसीवेबल का मतलब होता है जो कि आपकी समझ से परे होता है। यू कैन नॉट इवन इमेजिन अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। तो उन्होंने कहा कि दैट मेयर आइडिया, कि जो सिर्फ आइडिया है ना न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने का, ये भी अपने आप में अनइमेजिनेबल है। नथिंग कैन जस्टिफाई द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। देखिए ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, रशिया के एम्बेसडर ने कहा कि देखो भैया, हम लोगों ने झगड़ा शुरू नहीं किया, ये झगड़ा किसने किया है? यूक्रेन ने किया है। हम लोग तो बहुत शांति प्रिय हैं, है ना, हम लोग तो वर्ल्ड पीस की बात करते हैं। झगड़ा तो शुरू यूक्रेन ने किया है, हमने कुछ नहीं किया। 2015 में जब मिन्स्क अग्रीमेंट हुआ था, इसके बारे में ऑलरेडी आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था, रशिया का कहना है कि यूक्रेन ने मिन्स्क अग्रीमेंट को फॉलो ही नहीं किया, जिसकी वजह से सिचुएशन खराब हो गई और इसी वजह से हम लोगों को अटैक करना पड़ा। ऐसे कुछ आर्गुमेंट जो है वो रशिया इस समय दे रहा है। तो ये बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको ज़्यादा करने का कोई फायदा है नहीं, अभी आप अच्छे से जानते हो कन्फ्लिक्ट में क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ खास लोकेशंस इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो इस कन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो रीजन्स आपको पता होने चाहिए, इसके पीछे की थोड़ी बहुत बैकग्राउंड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाटो के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए, नाटो के बारे में, ठीक है। आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया रशिया के डिसइंटीग्रेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, कैसे वो डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1990s में। ये कुछ चीज़ें आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। उसके अलावा इंडिया का यहाँ पे क्या रोल है, ठीक है, इंडिया क्या स्टेक होल्डर है, इंडिया की पोजीशन क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपके एग्जाम में रेलेवेंट हैं। रशिया ने क्या कहा, उसने क्या कहा, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये चीज़ें आप करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम में आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो सिर्फ टॉपिक को पढ़ना ही दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उस टॉपिक से हमारे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे जो है एनएसओ की नई रिपोर्ट आई है, और एनएसओ ने कहा है कि भैया इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो पहले हम लोगों ने 9.2 उसका एस्टीमेट लगाया था परसेंट का, लेकिन उसको घटा के अभी 8.9% कर दिया है। एनएसओ क्या है ऑलरेडी आपको पता है कि जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस था और जो एनएसएसओ था, सरकार ने थोड़े समय पहले दोनों को मर्ज कर दिया और एक एनएसओ बना दिया। तो अभी जो है सिर्फ एनएसओ ही काम करता है। तो बस ये थोड़ा इन्होंने जीडीपी का एस्टिमेशन वगैरह इधर से उधर लगाया है, उसके बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है।
रेडी टू गिव आधार कार्ड टू द सेक्स वर्कर्स, UIDAI टेल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने फाइल किया था, PIL, उन्होंने कहा था भैया आप एक समय देखिए, जो सेक्स वर्कर्स हैं वो भी इंसान है ना, उनको भी तो खाना चाहिए, स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे। पेंडेमिक के टाइम पे जब लोगों के पास काम धंधा नहीं है, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं है, तो सरकार क्या कर रही है, जिनके पास आधार कार्ड है या जिसके पास राशन कार्ड है वो लोग तो आसानी से जो है प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना के अंदर उसको अनाज मिल रहा है। लेकिन सेक्स वर्कर्स का क्या, सेक्स वर्कर्स के पास ना तो आधार कार्ड है, ना ही उनके पास राशन कार्ड है। तो पहले ही ये हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा यू नो आप ये समझ लीजिए मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है। अब इनके पास आधार भी नहीं है, इनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, तो इनको भैया राशन कहाँ से मिलेगा, है ना। ये कुछ समस्याएं हैं जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया था केस, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार को जवाब देने के लिए कहा, और सरकार ने जवाब दिया है। तो सरकार का कहना है, सरकार मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, उन्होंने कहा कि वो आधार कार्ड सेक्स वर्कर्स को देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर उनके पास अपना रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है ना, तब भी दे देंगे, लेकिन उससे पहले उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किससे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, हमारे जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नाको कहा जाता है, उसके गेजेटेड ऑफिसर से, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अगर वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो उनको डेफिनेटली हम लोग आधार कार्ड इशू करेंगे, जिसकी वजह से उनको जो है फूड सिक्योरिटी वो इंश्योर हो सके, खासकर पेंडेमिक के समय में। तो ये कुछ चीज़ें जो है आधार कार्ड वोटर आईडी वाला उनको बोला गया है, क्योंकि देखिए सेक्स वर्कर्स के अगेंस्ट में एक सोशल स्टिग्मा होता है, और इस स्टिग्मा की वजह से लोग जो है उनके साथ संपर्क ज़्यादा नहीं करते, जिसकी वजह से वो पहले से ही मार्जिनलाइज्ड हैं, और पेंडेमिक के समय में बेचारे और भी मार्जिनलाइज्ड हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा और स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा है कि भैया आप भी कुछ ना कुछ स्टेप लिए और हमें जल्दी से जल्दी फ्रेश रिपोर्ट दीजिए कि आपकी स्टेट में कितने सेक्स वर्कर्स हैं, ठीक है, कितने लोगों को आपने राशन कार्ड वगैरह दिया है। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे बोली गई हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की, ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है, ठीक है। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम लोग यूक्रेन को देंगे। देखिए भैया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग आपको सपोर्ट नहीं कर सके, हमारी अपनी मजबूरियां हैं। हम देखिए रशिया के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते ना। आज के समय में इंडिया का डिफेंस सेक्टर पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो रशिया से भैया हम लोग दुश्मनी मोल नहीं ले सकते आपके फेवर में वोट करके, ऐसा इंडिया ने यूक्रेन को साफ साफ बोल दिया है। यूक्रेन भी इस बात को समझता है, वैसे भी इस बात को समझता है, सब समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए मना नहीं किया है। जैसे उनको अनाज देना, है ना, यहाँ से गेहूं जाएगी, चावल जाएगा, मेडिसिन जाएंगी, वो सब चीज़ें डेफिनेटली हम लोग उनको देंगे, जिसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आएगा, तो डेफिनेटली हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया ऐसा ही है ना यार, इंडिया डिफेंस के चक्कर में ज़्यादा पड़ता नहीं है, किसी के झगड़े में हम लोग ज़्यादा नहीं पड़ते, हम लोग अपनी जो है न्यूट्रल अप्रोच रखते हैं। लेकिन जब भी इंसानियत की बात आती है, जब भी ह्यूमैनिटी की बात आती है, तो इंडिया जो है वो सबसे पहले खड़ा होता है। चाहे वो म्यांमार में क्राइसिस हो रहा हो, चाहे वो नेपाल में हो रहा हो, मालदीव में हो रहा हो, भैया सूडान में भी क्यों ना हो रहा हो, सूडान में, अफगानिस्तान, इराक, ठीक है, लीबिया और अभी यूक्रेन, इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो सबसे पहले पहुंचती है। तो इसीलिए तो इंडिया को सॉफ्ट पावर माना जाता है, और इसीलिए इंडिया की रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं लोग, ठीक है। अब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यूक्रेन के अंदर अभी जो इंडिया के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, ना तो इनको यूक्रेन के लोग कुछ कह रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत तो इशू खैर हो ही जाता है, इतना बड़ा कन्फ्लिक्ट होता है, ना ही इनको रशिया की फोर्सेस कुछ भी कह रही हैं। आपको पता है कि अगर कोई बस में इंडियन स्टूडेंट हैं और उस बस अगर वो उसके ऊपर इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, तो रशिया वाले उनको खुद बॉर्डर तक छोड़ के आ रहे हैं। ये है इंडिया की पावर, ये है इंडिया की सॉफ्ट पावर। ये बेनिफिट होता है न्यूट्रलिटी का, जब आप किसी से पंगा नहीं लेते हो। तो इंडिया की एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी ही न्यूट्रलिटी वाली है, क्योंकि हम लोग जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट है। तो भैया ना तो किसी से दुश्मनी और ना ही किसी से खास दोस्ती, ठीक है, यही इंडिया की पॉलिसी रही है, उसका इंडिया को बार बार बहुत बेनिफिट भी मिला है। आगे बढ़ते हैं, ये न्यूज़ भी रशिया के रिगार्डिंग है, यूक्रेन क्राइसिस के रिगार्डिंग है। देखिए क्या कहता है, 1936 मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, ये पूरा मामला क्या है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए
इधर आपका आता है रशिया, ये बीच में आपका आता है ब्लैक सी। पहले तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्री हैं, क्योंकि एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। एक तरफ है रशिया, यहाँ पे आता है आपका जॉर्जिया, ठीक है। इधर आपका आ जाता है टर्की, टर्की भी नाटो का मेंबर है। इधर आपका आ जाता है बुल्गारिया, ठीक है। इधर आपका आ जाता है बुल्गारिया। इधर आपका आ जाता है भैया रोमानिया, ठीक है, रोमानिया। और ऊपर यहाँ पे आपका आ जाता है यूक्रेन, ठीक है, यूक्रेन। तो अब एक ये देख लीजिए कि ये जो कंट्री हैं वो ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, एक वर्ड आपने सुना होगा जिसे कहा जाता है गुर्बत, है ना। गुर्बत के दिन मतलब गरीबी के दिन। तो GURB, ठीक है। देखिए GUR हो जाएगा गुर्बत में, ठीक है, GURR और BT, गुर्बत। आप गुर्बत से इसको याद कर सकते हो। एक और तरीका इसको याद करने का जिसमें आप कह सकते हो टी, ठीक है। एक तरफ आप लिखोगे यहाँ पे टी और दूसरी तरफ लिखोगे आप बर्गर, ठीक है, BURGR, टी बर्गर, ठीक है। तो टी से आपका हो जाएगा टर्की, बी से आपका हो जाएगा बुल्गारिया, यू से आपका हो जाएगा यूक्रेन, आर से आपका हो जाएगा रोमानिया, ठीक है, जी से आपका हो जाएगा जॉर्जिया और आर से आपका हो जाएगा रशिया। ये कंट्री हैं जो ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। खैर ये तो हो गई अलग बात। अब बात करते हैं आज के मेन मुद्दे पे। देखिए ये है इधर ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी। इधर जो आपको नजर आ रहा है ये है सी ऑफ अजोव। क्या है? सी ऑफ अजोव। और सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को ये यहाँ पे स्ट्रेट है, इसे कहा जाता है कर्च स्ट्रेट। देखिए दोस्तों, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? दो लैंड मास के बीच में जो एक बहुत ही नैरो जो वाटर चैनल होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट, ठीक है। क्या कहते हैं? स्ट्रेट। तो यहां पे एक स्ट्रेट है कर्च, इसके बारे में डेफिनेटली एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो कर्च जो स्ट्रेट है ना वो ब्लैक सी को और सी ऑफ अजो को आपस में जोड़ती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता है, मामला शुरू होता है यहां से। एक तरफ है ब्लैक सी, एक तरफ है सी ऑफ मरमरा, और यहां पे इसको चारों तरफ से कौन सराउंड करता है? टर्की। और सी ऑफ मरमरा, और देखिए यहीं पे आपका आ जाता है इस्तांबुल। सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को यहां पे एक स्ट्रेट ज्वाइन करती है जिसका नाम है बोस्फोरस स्ट्रेट। क्या नाम है? बोस्फोरस। ये आपको याद रखनी है एक एक चीजें, पहले मैं आपको करवा चुका हूं लेकिन दोबारा से रिपीट करवा रहा हूं। बोस्फोरस स्ट्रेट, इसको जो है स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्ट्रेट ऑफ इस्तांबुल। किसको जोड़ता है? ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा। एक और डायग्राम दिखाता हूं आपको। तो देखिए ये तो हो गया सी ऑफ मरमरा, ये हो गया बोस्फोरस स्ट्रेट, ये हो गया ब्लैक सी। एक और छोटी सी स्ट्रेट है यहां पे, ये वाली, इसको भी टर्की पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसका नाम होता है डार्डनल्स, ठीक है। तो डार्डनल स्ट्रेट और बोस्फोरस स्ट्रेट, आज के समय में ये दोनों स्ट्रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? देखिए, रशिया को चाहिए ब्लैक सी की एक्सेस, ठीक है। अगर रशिया को क्रीमिया में जाना है या फिर यूक्रेन में यहां पे अपने फोर्सेस को भेजना है तो उसको ब्लैक सी से आना पड़ेगा। ब्लैक सी से आने के लिए उसको बोस्फोरस स्ट्रेट से आना पड़ेगा। फिर वो ब्लैक सी के अंदर जो है अपने शिप लेके आएगा और धीरे धीरे उसको यहाँ पे तैनात कर सकता है, चाहे इसको क्रीमिया में आना हो चाहे कहीं भी जाना हो। अब 1936 में एक मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन हुआ था। इसके तहत ये कहा गया था कि जब शांति का समय होगा तो टर्की जो है वो किसी को भी यहां से आने से नहीं रोकेगा, ठीक है। लेकिन वॉर टाइम में, युद्ध के समय में, टर्की जो है वो बोस्फोरस स्ट्रेट और डार्डनेस जो स्ट्रेट है यहां पे जो शिप की मूवमेंट होती है उनको ब्लॉक कर सकता है। शांति के समय में तो क्यों ब्लॉक करना भाई, सीधी सी बात है ना। आइए जाइए आराम से अपना काम करिए, हमें क्या लेना देना है। आप अपनी जगह सही, हम अपनी जगह। हाँ, दिक्कत तो तब आती है जब क्राइसिस होता है, और इस समय यहाँ पे क्राइसिस ही हो रहा है। तो क्या टर्की इस मॉन्ट्रियक्स जो है कन्वेंशन इसको इंपोज करेगा कि नहीं करेगा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। हालांकि टर्की ने थोड़ा हिंट तो दिया है, ठीक है, क्योंकि टर्की के यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, टर्की के रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन है। लेकिन कुछ समय पहले थोड़ा सा जब इशू हो गया था तो रशिया और टर्की के बीच में थोड़ा सा आपस में 36 का आंकड़ा हो गया था। लेकिन ओवरऑल रिलेशन अच्छा है।
और आपको ये पता है कि टर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, तो डेफिनेटली अगर टर्की साइड लेगा तो यूक्रेन की साइड ज़्यादा लेने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, क्योंकि नाटो का मेंबर है ना। तो टर्की हो सकता है इस्तांबुल को और डार्डेनल्स को जो है उसको ब्लॉक कर दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आती है। बस ये थोड़ा सा लोकेशन टाइप का पता होना चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल, आईपीसीसी वॉन्ट्स मल्टीपल क्लाइमेट हैजार्ड। देखिए आईपीसीसी रिपोर्ट ने अभी एक नई रिपोर्ट इशू की है। आईपीसीसी क्या है ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी संस्था है ना, तो जो कि क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग या क्लाइमेट के रिगार्डिंग स्टडीज करती है। हमारा जो कोप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, है ना, वहाँ पे अपनी रिपोर्ट को देती है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही हम लोग अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान रखना आपने, आईपीसीसी खुद पॉलिसी नहीं बनाता है, नो। आईपीसीसी सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइंस के रिगार्डिंग जो भी एविडेंस होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है। उन एविडेंस के बेसिस पे हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो कब क्या पॉलिसी बनाएंगे वो उनका काम है। आईपीसीसी का काम सिर्फ रिपोर्ट देना होता है, ठीक है। कई सारी असेसमेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी उनको इशू करता है। 2014 में भी रिपोर्ट आया था, 2021 में भी आया था, रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आईपीसीसी के थोड़े समय पहले एक रिपोर्ट आई थी क्रायोस्फीयर के बारे में, और उसी साल जो है यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था। तो इसकी थोड़ी रिपोर्ट वगैरह को आप थोड़ा ध्यान से देखा करो। कोई नई रिपोर्ट आती है तो उसकी थीम क्या है, उस थीम को पकड़ा करो, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा करो यार, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो कई बार। तो आईपीसीसी ने अभी एक और रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि भैया देखिए ट्रेन जो है ना वो स्टेशन से छूट चुकी है। मतलब ये है कि जो क्लाइमेट चेंज वाली सिचुएशन थी अभी वो इतनी खराब हो चुकी है, वो सिचुएशन आप लाख कोशिश कर लो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ठीक है, ये अगले 20 सालों में हम लोग अचीव कर लेंगे। और एक बार 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एक्सीड हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या बोला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए इन्होंने ये कहा कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होने वाला है हिमालयन रीजन के ऊपर। और यहां से तो यूपीएससी में बड़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है हिमालयन ग्लेशियर्स के बारे में, राइट, कि हिमालयन ग्लेशियर जो है वो कैसे इंपैक्ट करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे कि हिमालयन ग्लेशियर अगर मेल्ट होंगे तो उसका इंडिया की एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ध्यान रखना कि आपका जो आंसर है वो एग्रीकल्चर तक ही लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर ही पूछा है, ठीक है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि हिमालयन ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग है उसका हमारे ओवरऑल वाटर रिसोर्सिस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो तो ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, सबके कमेंट पढ़ूंगा और कल एक एक बच्चे की आंसर को मैं असेस भी करूंगा इसी क्लास में, ठीक है। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि भैया जो डैमेज हो चुका है वो इरिवर्सिबल है। अब उन्होंने इंडिया की कुछ खास सिटीज के बारे में कुछ बात बोली है। उन्होंने कहा कि लखनऊ, पटना, ये क्या करेंगे, यहां पे आने वाले कुछ समय में जो वेट बल्ब टेम्परेचर है वो 35 डिग्री में हम लोग अचीव कर लेंगे। ये क्या बीमारी है अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, ये लोग भी बहुत जल्दी वेट बल्ब टेम्परेचर अचीव कर लेंगे 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लो, आपको बताऊंगा। उसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भैया 2150 मतलब आने वाले 25-30 सालों में क्या होने वाला है, आने वाले 25-30 सालों में बहुत बड़े लेवल पे जो आइस शील्ड्स हैं वो मेल्ट होंगी, कोलैप्स होंगी, जिससे हमारे वाटर लेवल जो है वो 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक इंक्रीज हो सकता है ओशियन लेवल, जो कि बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि अगर 5 मीटर तक ओशियन लेवल इंक्रीज हो गया ना तो कोस्टल सिटीज़ तो लोग लगभग डूब ही जाएंगी, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, ये आज बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए उन्होंने ये भी बताया है कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होगा, वो भी इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि वाटर रिलेटेड डिसीज हो जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मच्छरों को क्या चाहिए, भरपूर पानी चाहिए ना। तो क्लाइमेट चेंज से जो आपकी जो है ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, फ्लडिंग आएगा, है ना, पानी जो है वो स्टैगनेंट हो जाएगा, तो उससे मच्छर आएंगे, चिकनगुनिया, वो सारी सारी चीज़ें, है ना, वाटर रिलेटेड डिसीज हो जाएंगे भैया। किसी को पीलिया होगा, किसी को डायरिया होगा, दुनिया भर की चीज़ें जो कि वाटर रिलेटेड हैं।
फूड सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। जब फ्लड आ जाएगा भैया, ड्रोट आ जाएगा, तो आप एग्रीकल्चर कैसे करोगे? तो फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। ड्रोट्स, हीट वेव्स एंड ऑल दैट, है ना, वो सारी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोली हैं। इंडिया का कमिटमेंट आपको पहले से ही पता है कि इंडिया ने क्या क्या कमिटमेंट किया है। 2070 तक हम लोग नेट जीरो अचीव कर लेंगे जी, है ना। 500 गीगावाट जो है 2030 तक हम लोग रीन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। तो ये तो आपको सबसे पहले से पता है। हाँ, जो नई चीज़ है वो ये है, वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए, जब भी आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम लोग जो है थर्मामीटर का यूज करते हैं, है ना। थर्मोमीटर सबने देखा है ना थर्मोमीटर को, तो लेकिन ये थर्मोमीटर जो है वो ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई थर्मोमीटर। एक होता है वेट थर्मोमीटर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कॉटन के कपड़े को थर्मोमीटर से लपेट लेते हैं और फिर हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब सोचने की बात है, मान लो मेरा कमरा है, मेरे कमरे के अंदर मैंने ड्राई थर्मोमीटर रखा और एक मैंने वेट थर्मोमीटर रखा, तो किसका टेम्परेचर कम आएगा? ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे सर वेट वाले का, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने पानी से भर के कपड़ा लपेटा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन आप एक चीज इमेजिन करो, इस ये आता क्यों है दोस्तों? ये आता है इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन की वजह से, अने आप खुद को इमेजिन करिए, जब आपको पसीना आता है, जब आपको स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग करने से आपकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि जब आपको पसीना आएगा तो पसीना इवेपोरेट करेगा। जब वो इवेपोरेट करता है तो वो पसीना आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसे एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देता है, जिससे आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। तो आपकी बॉडी ठंडी होने के लिए पसीना आना बहुत ज़रूरी है। यही मामला होता है ना। तो ये जो वेट हम लोगों ने कपड़ा लपेटा हुआ है कॉटन का, होगा क्या, इससे जो वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इवेपोरेट होंगे। इवेपोरेट होने से हमारा थर्मोमीटर हो जाएगा ठंडा, जिसकी वजह से टेम्परेचर की रीडिंग कम आती है। इसीलिए कपड़ा लपेटने से टेम्परेचर की रीडिंग कम आती है। अब आप ये बोलोगे सर इसका हमारा हमसे क्या लेना देना? इसका कुछ हमसे लेना देना है। आप ये समझ लिए कि दो इंसान हैं, एक इंसान को पसीना, गर्मी बहुत है, एक इंसान को पसीना आया हुआ है, दूसरे को पसीना नहीं आया हुआ। तो मान लो इस इंसान को पसीना आया हुआ है, तो इसको तो ये मतलब ये है कि पसीना आने का मतलब यह है कि इसकी बॉडी ठंडी होगी। ठंडी होने का मतलब ये है कि आराम से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन दूसरा इंसान है जिसको पसीना आया ही नहीं, तो भैया इसकी तो गर्मी में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि पसीने से तो बॉडी ठंडी रहती है, इसको पसीना आया ही नहीं, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब यही इसी को बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर दोस्तों जब इंक्रीज करता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है, क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ता है। इवेपोरेशन होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। आप एक चीज देख लीजिए कि अगर आपको पसीना आया हुआ है और आपके आसपास ड्राई कंडीशन है, तभी आपका पसीना आपकी बॉडी से इवेपोरेट होगा, तभी आप ठंडे होंगे। लेकिन अगर बाहर भी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है और आपको पसीना आया हुआ है, तो आपका पसीना जो है इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही का एयर जो है वो काफी सैचुरेटेड है। तो इनका कहना यह है इस रिपोर्ट का कि आने वाले समय में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। उस ह्यूमिडिटी की वजह से जो आपकी बॉडी पे पसीना आता है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी ठंडी नहीं हो पाएगी और आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। इसे इन्होंने कहा, एक स्पेशल नाम दिया है, इन्होंने कहा वेट बल्ब टेम्परेचर, जो कि लखनऊ में 35 डिग्री पे आ जाएगा। मतलब अगर लखनऊ का टेम्परेचर 35 डिग्री है, आपको पसीना आएगा जरूर, लेकिन आपका पसीना इवेपोरेट नहीं होगा, आपको गर्मी लगेगी भयंकर, क्योंकि अगर पसीना इवेपोरेट हो जाता तो आपका शरीर ठंडा हो जाता। ऐसा इन्होंने कहा है, क्योंकि 35 डिग्री टेम्परेचर पे लखनऊ में आने वाले फ्यूचर में एयर जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी, एयर जो है खूब सारी मॉइस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पसीना सूखेगा नहीं। और दोस्तों जब पसीना नहीं सूखेगा तो आपको गर्मी लगेगी भयंकर, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। आज के लिए तो इतना ही करेंगे, फ्यूचर में आप थोड़ा गूगल कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन ओवरऑल आपको लगभग यही चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है स्टार्ट रिमूविंग इन्वेजिव प्लांट। ये देखिए इन्वेजन, आजकल तो इन्वेजन वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। 2014 में यूक्रेन ने रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था और क्रीमिया जो है उनकी जो एक प्लेटू है, क्रीमिया को पे इन्वेजन किया था। आज के समय में फिर से रशिया ने यूक्रेन को
के ऊपर इन्वेजन किया है। इन्वेजन का मतलब होता है अटैक करना। इन्वेजन का मतलब होता है जब कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैक करता है। अब ये अटैक कई तरीके का हो सकता है, जैसे रशिया ने अटैक किया, वो भी एक इन्वेजन है। मान लो किसी की प्राइवेट बर्थडे पार्टी चल रही है, आप उसके अंदर जबरदस्ती घुस गए, आपको इनवाइट भी नहीं किया था, तो वो भी एक तरह का इन्वेजन है ना। आप किसी का मोबाइल फोन चेक करते हो उसकी बिना परमिशन के, तो वो भी उसकी प्राइवेसी के अंदर इन्वेजन होता है। तो इन्वेजन कई तरह का हो सकता है। इसी तरह का एक इन्वेजन जो है कुछ स्पीसीज भी करते हैं, स्पीसी, उसको भी इन्वेजन कहा जाता है। आप एक चीज देख लीजिए, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं तो जो यूकेलिप्टस का ट्री होता है, यूकेलिप्टस सबने देखा होगा ना, वो सड़क के आसपास लगे होता है, वो लंबे से पेड़ होते हैं, सफेदा जिसको बोलते हैं, सफेदे के पेड़, हिंदी में सफेदा बोलते हैं, इंग्लिश में जो है यूकेलिप्टस बोलते हैं। तो ये जो यूकेलिप्टस है ना यार, ये हमारी कंट्री का पेड़ है ही नहीं। इसको हम लोग न्यूजीलैंड से, तस्मानिया से, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। ये वहां का इंडिजिनस पेड़ है, इंडिया का है नहीं। यहां पे हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसने क्या किया, हमारी जो लोकल स्पीसीज थी उनके ऊपर इन्वेड किया। और यूजुअली ऐसा होता है दोस्तों, जब कोई स्पीसीज जो है इन्वेजन करता है किसी दूसरी टेरिटरी में, तो उसकी जो लोकल स्पीसीज होती है उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको हार्म कर देता है। तो ये जो इन्वेजिव स्पीसीज है ना, बहुत खतरनाक होते हैं लोकल स्पीसीज को लेके, क्योंकि ये उनसे कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन में यूजुअली उनको हरा देते हैं। ठीक है, देखिए सीधी सी बात है ना, मान लो आपके यहाँ पे कोई देसी पेड़ है, देसी, तो देसी पेड़ के ऊपर तो कीड़े मकोड़े लगते हैं जो आपके देसी उसी एरिया में पैदा होते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे कोई इन्वेजिव स्पीसी आ गया, कोई यूक्रेन से कोई स्पीसी आ गया। अब ये यूक्रेन से जो स्पीसी आएगा, डेफिनेटली ये सनलाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमारे देसी वाले पेड़ से तो compete करेगा ही करेगा। उसके अलावा जो हमारे देसी कीड़े मकोड़े थे, अब उनके लिए तो बिल्कुल नया पेड़ है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कम अटैक करेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो कैसा है, और हो सकता है वो उनको मार भी दे, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हूँ। तो जो दोस्तों इन्वेजिव जो स्पीसी होते हैं ना, वो होते हैं बहुत ही खतरनाक। धीरे धीरे ये हमारी जो लोकल वैरायटीज होती हैं इनको खत्म कर देते हैं और खुद अपना वर्चस्व बना लेते हैं। तो पेड़ों के अंदर भी चलता है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो ना कि इंसानों के अंदर ही लड़ाई झगड़े चलते हैं, भैया ये पेड़ों के अंदर भी चलते हैं। ठीक है, हाँ, ये इन्वेजिव स्पीसीज खुद नहीं आते, इसको लोग इंसान ही लेके आते हैं, वो बात अलग है। तो इसी तरह कुछ इन्वेजिव स्पीसीज जो है वो चेन्नई के अंदर बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा, जिसको लेके मद्रास हाई कोर्ट में एक PIL वगैरह डाली गई थी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने अभी जो है वो तमिलनाडु की सरकार को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि भैया इस तरह के जो भी इन्वेजिव स्पीसी हैं आप उनको जल्दी से जल्दी उखाड़ दीजिए, क्योंकि उससे हमारी जो लोकल वैरायटी है वो ख़त्म होती जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। बाकी तो हल्की फुल्की डिटेल आप इधर से भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के छोटे से एडिटोरियल सेक्शन में, जो कि कहता है रिपोर्टिंग साइबर अटैक्स। ये पूरा मामला क्या है वैसे थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। मामला कुछ कुछ ऐसे करके है कि जो दोस्तों हमारे कंट्री में जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, देखिए साइबर अटैक तो यार बहुत नेचुरल सी बात है, होता ही है ना। पिछले कुछ सालों से साइबर अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको पहले से ही पता है। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम मैगजीन, 2021 में साइबर क्राइम की वजह से पूरी दुनिया में $6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। तो आप ये बात इमेजिन कर लीजिए कि अगर साइबर क्राइम एक अपने आप में कंट्री होता, तो इस समय दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी होती। सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो चाइना, USA, और तीसरी होती कौन सी, साइबर क्राइम। इतनी बड़ी इकोनॉमी आज के समय में साइबर क्राइम बन चुकी है। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर अटैक करते हैं? ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर तो करते ही हैं, खासकर जो क्रिटिकल यूटिलिटीज होती हैं। क्रिटिकल यूटिलिटीज मतलब ये समझ लीजिए जैसे पाइपलाइन हो गया, रेलवे लाइन हो गया, ब्रिजेस वगैरह हो गए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गए, न्यूक्लियर फैसिलिटीज वगैरह हो गई, उसको हम लोग क्रिटिकल यूटिलिटीज बोलते हैं। इनके ऊपर तो अटैक होता ही होता है। प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी बहुत सारे अटैक होते हैं, प्राइवेट कंपनी के ऊपर। एक 2021 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, रैंसमवेयर अटैक हुआ था। कहाँ हुआ था? USA की जो है, जो ईस्टर्न कोस्ट में जो पाइपलाइन है उसके ऊपर अटैक हुआ था, नेशन वाइड गैस पाइपलाइन के ऊपर, जिसकी वजह से कुछ दिनों तक USA के ईस्टर्न कोस्ट में पेट्रोल और डीजल जो है वो 40% तक कंजप्शन कम हो गई थी। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि लगभग लगभग जो है ईस्टर्न USA की इकोनॉमी को पूरी तरह से इन्होंने होल्ड कर दिया था। तो प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी अटैक होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने अटैक को पब्लिक को बताती ही नहीं है, रिपोर्ट ही नहीं करते हैं भाई साहब।
क्यों नहीं रिपोर्ट करते हैं? इसका कुछ कारण है। एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है रेपुटेशन। अब आप ये समझ लीजिए, मान लो भैया टीसीएस है ना, या फिर इन्फोसिस है, या कोई और कंपनी है, टाटा है। अगर इनके ऊपर साइबर अटैक होता है और इनकी सिक्योरिटी को जो है साइबर अटैक से जो है उसको वायलेट कर दिया गया, इनके डेटा को चुरा लिया गया, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि टीसीएस जो इसको बताएगा पूरी दुनिया को, देखो यार मेरे ऊपर अटैक कर दिया गया? क्योंकि अगर उसने ऐसा बताया तो इससे उसकी ही रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो भैया जो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सके वो दूसरों को क्या ही प्रोटेक्ट करेंगे? तो रेपुटेशन की बात आ जाती है। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो प्राइवेट कंपनी अपने साइबर अटैक के बारे में बताती हैं, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनका जो शेयर प्राइस है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उस कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इसलिए प्राइवेट कंपनी एक्चुअली बताती नहीं है। हाँ, बताना चाहिए लेकिन बताती नहीं है। अगर वो बताएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि इंडिया का जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, आईसीईआरटी, ये लोग जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अलर्ट कर सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिएगा, टीसीएस के ऊपर अटैक हुआ और उसने पब्लिक को बता दिया, सरकार को बता दिया, तो दूसरी कंपनी है वो भी अलर्ट हो जाएंगी, अपने वहां पे जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकती हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी साइबर अथॉरिटी को कर सकती हैं। लेकिन भैया जब आप बताओगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? और जब पता ही नहीं चलेगा तो फिर वो मेजर्स कैसे लेंगी? ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका सॉल्यूशन भी इन्होंने बताया हुआ है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी ऑडिटर बनाइए, जो कि समय समय पे हर 2 महीने में, 4 महीने में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जितनी भी वेबसाइट होती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, उनको विजिट करे, उनकी जो है साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ऑडिट करे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि प्राइवेट फर्म्स जो होती हैं, जैसे टीसीएस, टाटा वाला जो आपको मैंने बताया, इन कंपनी के ऊपर भी जो है आप सरप्राइज सिक्योरिटी ऑडिट कर सकते हो। ठीक है? और इनके ऊपर दबाव बना सकते हो कि ये हर 6 महीने में, हर साल भर में अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको पब्लिश करें, ताकि दुनिया को बताएं कि भैया इस साल में मेरे ऊपर इतनी बार अटैक हुआ है, इतनी बार मैंने उस अटैक को जो है सक्सेसफुली जो है अवॉइड किया है, इतनी बार जो है उसने मेरी कंपनी के अंदर जो है वायलेट किया है ना, इन्फ्रिंजमेंट हुई है, ऐसा कुछ बता सकते हो। उसके अलावा कॉमन क्रिटेरिया टेस्टिंग लेबोरेटरी जो इंडिया में अभी काम कर रही है, जो कि सर्टिफिकेट देने का काम करती है, उसको जो है आप साइबर सिक्योरिटी मामले में भी लेके आ सकते हो। तो इसको थोड़ा सा बेसिकली आप इलेबोरेट कर सकते हो, है ना, दूसरी डोमेन के अंदर भी। उन्होंने ये भी कहा कि इसी तरह की, जैसे अभी अगर आप बात करो तो हमारे यहाँ पे जो कंपनी है टीसीएस और आईबीएम, इन्होंने क्या कर रखा है, बेंगलुरु के अंदर बहुत बड़े लेवल पे एक साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर बनाया हुआ है। इसी तरह का कमांड सेंटर दूसरी कंपनीज भी बना सकती हैं, है ना, जिससे इन कंपनी का जो साइबर सिक्योरिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग होगा। उसके अलावा जैसे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका वगैरह में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं, तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो है साइबर अटैक के बारे में आपको पता होनी चाहिए। आपके मेंस के एग्जाम में यहाँ से बना बनाया क्वेश्चन आता है। वो आपसे सीधा सा मतलब पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइबर अटैक्स, what are the impact of the cyber attacks and how we can take measures to tackle the cyber attacks। आपसे ये भी पूछ सकता है what are the steps that India has taken so far, ठीक है, about these cyber attacks। इस तरह का बना बनाया क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, और बना बनाया आंसर है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रीलिम्स के लिए आपको अपनी बुक्स में बहुत कंटेंट मिलेगा, लेकिन मेंस के लिए कंटेंट को कलेक्ट करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और अगर आप रेगुलरली अच्छे से न्यूज़पेपर दोस्तों पढ़ते हैं ना, तो ये टास्क आपका काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। इसी तरह के आर्टिकल आपको मेंस के आंसर लिखने में हेल्प करते हैं। अगर आप ध्यान से इनको सुनते हो, देखते हो, पढ़ते हो, एनालिसिस करते हो, तो आपकी आंसर की क्वालिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन पे। किसने लिखा गया है? सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यूक्रेन मामले में ही बोल रहे हैं एक्चुअली। वो क्या कह रहे हैं, तो पुतिन ने जो है बयान दिया था 2 दिन पहले। उन्होंने कहा था कि देखिए मैंने यूक्रेन पे अटैक क्यों किया है। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन को जो है डी नाजीफाई करना चाहता हूँ। नाजी तो आपको पता ही है ना, नाजी जो कि कहाँ था, जर्मनी के अंदर, है ना। तो जो हिटलर था, ही वॉज अ नाजी, हिटलर के जो फॉलोवर्स थे दे आर कॉल्ड नाजी। तो
भैया यू पुतिन कह रहे हैं कि मैं यूक्रेन को नाजीफाई डी नाजीफाई करना चाहता हूँ। यूक्रेन पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो है नाजिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भैया जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो नाजी पूरी मूवमेंट थी वो तो एंटी ज्यूज थी ना। लेकिन इंटरेस्टिंगली यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एक ज्यू हैं। तो भैया एक ज्यू आदमी जो है वो नाजी कैसे हो सकता है? ये तो बड़े ही बेवकूफ़ वाला बयान है मिस्टर पुतिन का। मिस्टर पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पे लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन कोई भी ऐसी इंटरनेशनल रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये कहता हो कि यूक्रेन के अंदर जिनोसाइड हो रहा है। मतलब ये बातें रशिया अपने आप से अपने मन से ही बना रहा है, उसके पीछे कोई भी साइंटिफिक या कोई भी डॉक्यूमेंट उसके पास प्रूफ है नहीं। ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि मिस्टर पुतिन जो है वो यूक्रेन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानते ही नहीं। उनका कहना है कि भैया ये तो एक इलीगल कंट्री है और ये शुरू से ही रशिया का पार्ट था, आज भी रशिया का पार्ट है, इसीलिए मैं इसको रशिया में मिलाना चाहता हूँ क्योंकि ये तो हमारा पार्ट है। ऐसा उनका कहना है। तो ये कुछ तरह की बकवास टाइप की बातें वो लोग कर रहे हैं। खैर, इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड है अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्यम स्वामी जी? देखिए, जो बातें ऊपर लिखी गई है ना वो मैंने नहीं लिखी हैं, वो इस आर्टिकल के अंदर लिखी गई हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही भी हैं। इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड है आपको पता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जब रेजोल्यूशन पास हुआ था अगेंस्ट रशिया, तो हम लोगों ने क्या किया था? अब्सटेन किया था, है ना। हम लोग वहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग चेंज कर लेना, अब्सटेन। हम लोग वहाँ पे ना तो फेवर में वोट किया ना ही अपोजिशन में वोट किया। वो इंडिया का स्टैंड था। अब क्यों था ये आप सबको पता है, क्योंकि देखिए भैया हमारा पूरा डिफेंस स्ट्रक्चर वो रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे जो 90% से ज़्यादा इक्विपमेंट हैं वो भी रशिया से आते हैं। उसके अलावा पास्ट में रशिया ने हमारी बहुत सपोर्ट की है, चाहे वो कश्मीर वाला इशू हो, कारगिल वाला इशू हो, चाहे वो बांग्लादेश वाला इशू हो, है ना, चाहे वो 370 वाला इशू हो, हर मामले में रशिया ने हमारी सपोर्ट की है। तो डेफिनेटली जब समय आएगा तो हम भी लोग रशिया की सपोर्ट करेंगे। हालांकि हम लोगों ने रशिया के यहाँ पे सपोर्ट नहीं की, लेकिन हम लोग अब्सटेन रहे। अब बात करते हैं ब्रिक्स की। सुब्रमण्यम स्वामी जी ब्रिक्स के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, जो ब्रिक्स का दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था दिल्ली में, ब्रिक्स के अंदर यह कहा गया था कि कोई भी ब्रिक्स कंट्री अपनी मर्जी से यूनिलेटरली किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक नहीं करेंगी, और अगर किसी दो कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाएंगी, पीसफुल तरीके से। ठीक है, और किसी भी दूसरी लेजिटिमेट कंट्री के अगेंस्ट में जो है फोर्स का यूज नहीं करेंगी। ऐसा ब्रिक्स के डिक्लेरेशन के अंदर कहा गया था। लेकिन रशिया अभी बिल्कुल इसका उल्टा कर रहा है ना। चाइना भी बिल्कुल इसको उल्टा कर रहा है। भैया जब आपने, और आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ब्रिक्स का डिक्लेरेशन था जो कि दिल्ली में ही हुआ था, इस पे मिस्टर पुतिन ने भी सिग्नेचर किए हैं, इस पे जो है मिस्टर जिनपिंग ने भी सिग्नेचर किए हैं। तो भैया आप ये बताइए, जब आप उनको फॉलो ही नहीं करते हो तो सिग्नेचर करने का फायदा क्या हुआ? तो क्या ये ब्रिक्स के रेजोल्यूशन का वायलेशन नहीं है? 100% है। तो क्या ब्रिक्स यहाँ पे क्रेडिबल है कि नहीं है, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्या फ्यूचर में ब्रिक्स की रेलेवेंसी बनी रहेगी, यहाँ पे ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इंडिया को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्वामी जी? उनका कहना है कि भैया आप रशिया को साफ साफ इंस्ट्रक्शन दीजिए, कि उनका कहना है कि मोदी जी को रशिया के प्रेसिडेंट को फ़ोन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भैया आपने ब्रिक्स के दिल्ली रेजोल्यूशन को वायलेट किया है, इसीलिए जो है हम आपसे नाराज़ हैं। तो कम से कम उनको अपनी नाराज़गी तो बताइए। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो कोड है ना, जिसके अंदर हमारी 4 कंट्री हैं, और हम लोग यूनाइटेड नेशन को जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो कोड का जो ऑब्जेक्टिव है उसको चेंज करिए। कोड के जो ऑब्जेक्टिव है या कोड की जो प्रोसेस है, कोड की जो वर्किंग है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि फ्यूचर में अगर चाइना से हमें चैलेंज आता है तो हम उसको कहीं ना कहीं टैकल करने वाली पोजीशन में रहेंगे, है ना। ऐसा उन्होंने कहा है। एक और हम लोग कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब रेजोल्यूशन पास होगा हम उसमें वोट कर सकते हैं। हालांकि हम लोगों को डायरेक्टली रशिया के अगेंस्ट में वोट नहीं करना है, लेकिन अगर उस रेजोल्यूशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो तो डेफिनेटली हम लोग वोट कर सकते हैं। देखिए, वोट करना हमेशा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आप न्यूट्रल कब तक रहोगे भैया, सीधी सी बात है। तो वोट करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन पूरी तरह से रशिया के अगेंस्ट में वोट मत करिए, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन
आप अपना स्टैंड तो बताइए कम से कम कि ये मेरा स्टैंड है इस मामले पे, और वो स्टैंड तो तभी पता चलेगा जब आप वोट करोगे। तो वोट करना जरूरी है, ऐसा स्वामी जी का कहना है। तो जो रेजोल्यूशन है उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे वोट भी कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये हम लोग कुछ सॉल्यूशंस यहाँ पे डेफिनेटली ले सकते हैं। उसके अलावा आप और भी बहुत सारी बातें बता सकते हो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फ्रेमवर्क है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, रिफॉर्म कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर हैं, हम ये परमानेंट मेंबरशिप और ज़्यादा कंट्रीज़ को बढ़ा सकते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। यानी इस तरह की कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें आप डेफिनेटली यहाँ पे बोल सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो ये भी एक ठीक ठाक सा मुझे आर्टिकल लगा था एडिटोरियल सेक्शन में, तो आई थॉट कि आपको ये मैं करवा देता हूँ। उसके अलावा ये सारी चीज़ें ऑलरेडी थोड़ा सा हम लोगों ने देख ही लिया है ना। कुछ एडिशनल आर्टिकल्स हैं, आप डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। लेकिन आगे जाने से पहले 2 चीज़ें बोलूँगा। पहली चीज़ ये बोलूँगा कि जितने स्टूडेंट भी वीडियो को देखते हैं तो हर स्टूडेंट को वीडियो जो है लाइक ज़रूर किया करो यार। इतना एफर्ट हम आपके लिए लेते हैं, आप कम से कम ये छोटा सा एफर्ट तो ले ही सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके थैंक यू कम से कम बोल सकते हो पूरी प्रेप आईएएस की टीम को, है ना। इतना बढ़िया कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, तो थैंक यू, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड अगर आप दोगे ना तो अच्छा लगता है सुनने में, है ना। लाइक वगैरह दिया करो, थैंक यू बोला करो थोड़ा बहुत। हाँ, जो चीज़ें गलत हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि हम लोग इम्प्रूव कर सकें। और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं उसको अप्रिशिएट भी कर दिया करो। और हम आपके लिए जो है एक अपना इस समय फाउंडेशन कोर्स भी लेके आए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत समय से बोल रहे थे, तो 30 अप्रैल से फाउंडेशन कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है। इस फाउंडेशन कोर्स में 1000 घंटे से भी ज़्यादा की हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। उसके अलावा आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और एसए की टेस्ट सीरीज भी हम आपको दे रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग यहाँ पे मॉनिटर करेंगे, चाहे वो डेली लेवल पे क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो मंथली लेवल पे क्यों ना हो, वीकली लेवल पे 15 दिन में हर बार आपकी डाउट क्लियरिंग सेशन हम लोग लेंगे, है ना। करंट अफेयर आपका कवर करवाएंगे, क्विज आपसे करवाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें। अरे आप करने वाले बनो भाई, करने वाले बनो। कंटेंट की और हेल्प की कभी भी आपको कमी नज़र नहीं आएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके क्लिक करें, कोर्स को ज्वाइन करें। और अभी तो शायद डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट अवेल करें, इससे पहले डिस्काउंट चला जाए। मेरे ख्याल से ऑलरेडी जो है 58 और 59 के लगभग स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है। आप भी वेट मत करिए, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, 1 महीना ही बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं अगले महीने से कोर्स को लॉन्च, तो जल्दी से आइए, क्लासरूम में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।